नन्ही सी उम्र लेकिन इरादे किसी कोडिंग लेजेंड से कम नहीं। आज हमारे साथ हैं वो शख्सियत जिन्होंने सिर्फ 16 साल की उम्र में टीचर की कुर्सी संभाली और पढ़ाया भी किसी स्कूल के बच्चों को नहीं बल्कि इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स को। जब हम और आप कॉलेज में दोस्त बनाते फिरते हैं तब इन्होंने इंस्टाग्राम पर 50,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा जीत लिया। मैं खुद हैरान था, सोचता था कि क्या इतनी कम उम्र में ये बच्ची क्लास को हैंडल कर पाएगी, क्या ये अपने से बड़ी उम्र के स्टूडेंट्स को पढ़ा पाएगी। लेकिन पहली क्लास में ही इसने साबित कर दिया कि टीचिंग इसके डीएनए में है। ये सिर्फ एक कोडिंग टीचर नहीं बल्कि एक वाइब्रेंट रोल मॉडल है हर उस स्टूडेंट के लिए जो छोटी उम्र में बड़ा सपना देखता है। तो आइए मिलते हैं इंडिया की यंगेस्ट कोडिंग टीचर प्रिशु से। आज हम जानेंगे कि इनकी जर्नी, इनका विज़न और वो सारी सलाह जो एक कोडिंग स्टूडेंट को स्टार्ट करने के लिए आज के टाइम पर सुननी चाहिए। तो स्वागत है आपका प्रिशु। कैसा चल रहा है अभी? जी सर, बढ़िया। आपकी कोडिंग जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी, ये थोड़ा सा आप बताइए। सो बेसिकली मेरा कोडिंग जर्नी स्टार्ट हुआ था जब मैं 11th क्लास में थी। उस टाइम पे कोरोना था, वहीं से जो है थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। कोरोना में घर पे बैठे बैठे बोर हो रहे थे तो फ्रेंड से ऐसी बात हुई कि यार बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि क्यों ना तुम भी हमारे साथ कोडिंग ग्रुप ज्वाइन कर लो। वो लोग कोडिंग सीख रहे थे उस टाइम पे, तो वो ज्वाइन कर लिया। बस वहीं से फिर कंपटीशन वाली वो हो गई कि सबसे ज़्यादा आगे निकलना है, कौन ज़्यादा जल्दी आंसर करे। उस ग्रुप में हम लोग 3-4 ही स्टूडेंट थे, ज़्यादा नहीं थे। तो वहीं से फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो स्टार्टिंग में आपने कैसे शुरुआत की, जैसे डाउट सॉल्विंग से स्टार्ट करी या किस तरीके से, क्या शुरू किया आपने? मेन जो इंटरेस्ट आना स्टार्ट हुआ वो यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस सॉल्व किए। जो आप क्वेश्चंस देते थे तो उनमें लगे रहते पूरे दिन, और तो कोई काम था नहीं पूरे दिन में। दूसरा चीज़, बोर्ड लगा हुआ था एक, तो उस पे लिख लिख के जो है सारी चीज़ें सॉल्व करते। तो एक तो ड्राई रन से काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी हुई, इम्प्रूव हुई, और वहीं से जब लिख लिख के चीज़ें सॉल्व करते तो अपने आप लॉजिक बनना स्टार्ट हो जाते। फिर सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा था जब फोर लूप के क्वेश्चंस आपने दिए थे उस टाइम पे, जब फोर लूप सॉल्व किया तो धीरे धीरे इसी तरीके से इंटरेस्ट डेवलप हो गया। ये जो इंस्टाग्राम पर आपकी जो 50,000 की फैमिली है, इसके पीछे का क्या था, आपने कैसे शुरुआत करी, मोटिवेशन कहाँ से मिला या आइडिया कहाँ से मिला आपको उसका? स्टार्टिंग में जो है इंस्टाग्राम पे स्टार्ट नहीं किया था। पहले जैसे सी लैंग्वेज के जो मेन क्वेश्चंस थे, जैसे मैंने जब स्टार्ट किया था तो कोई भी मुझे ऐसा यूट्यूब चैनल नहीं मिला था जो कि कोडिंग के इतने अंदर जाके उसको एक्सप्लेन करे। बहुत ज़्यादा जो बेसिक चीज़ें थी वो कोई भी एक्सप्लेन ही नहीं कर रहा था। तो जैसे सबसे पहले 1-2 चीज़ें रिकॉर्ड की ऐसे ही मजाक मस्ती में कि जो मेन फंक्शन है वो क्या होता है, अगर हम उसका नाम चेंज कर दें तो क्या होगा, रिटर्न ज़ीरो का क्या काम होता है। ऐसे जो मेन बेसिक क्वेश्चन थे जो कि स्टूडेंट्स के माइंड में रहते हैं बट कोई भी पूछता नहीं है और ना ही कोई बताता है। फिर उसके बाद में जो छोटे छोटे कोड स्निपेट्स हैं उनको सॉल्व करवाना स्टार्ट किया, क्योंकि जहाँ तक मैंने जो चीज़ें फील की थी कि अगर हमें ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें अगर आ जाती हैं, सिंटेक्स से अगर हम अवेयर हो जाते हैं तो हमें आगे कोडिंग में प्रॉब्लम आती ही नहीं है। तो मैंने वहीं से छोटे छोटे कोड स्निपेट्स जो हैं वो सॉल्व करवाने स्टार्ट किए। फिर जो एक वीडियो था 2 महीने के अंदर में ही जब मैंने अपना चैनल बनाया, तो एक वीडियो जो था वो मिलियन के लगभग उसमें व्यूज़ आ गए थे। तो वहीं से जो है उसी ने एकदम से 10K 14K जो फॉलोअर्स हैं एक ही दिन में उसने दे दिए। फिर धीरे धीरे ऐसे ही ग्रोथ होता रहा और स्टूडेंट्स ने बिलीव दिखाया। आप इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाती हैं, जिसमें काफ़ी स्टूडेंट्स आपकी एज से भी बड़े होंगे, क्योंकि जब आप अपने खुद अंडर ग्रेजुएशन में थे तो उस टाइम पर ही आपने कॉलेजेस में जाकर ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी शुरू कर दी थी। तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, मैंने जो सबसे फर्स्ट ऑफलाइन सेशन जो था वो मेरा आर्या कॉलेज के अंदर में, मेन कैंपस के अंदर में था। तो फर्स्ट डे थोड़ा सा हेजिटेशन था, और सबसे ज़्यादा तो तब था जब लाइव सेशन सबसे फर्स्ट लिया था उस टाइम पे। तो वहाँ पे थोड़ा ऐसे हाथ वगैरह कांपे थे। बट जब ऑफलाइन था थोड़ा बहुत हेजिटेशन था, बट इतना ज़्यादा नहीं था जितना कि उस फर्स्ट लाइव क्लास के अंदर में था। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा स्टूडेंट्स के साथ भी, स्टूडेंट्स से भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली।
और लाइव क्लास में और ऑफलाइन में कितना ज़्यादा डिफरेंस है वो भी समझ आया। आपको ज़्यादा पसंद कौन सी क्लास है लेना है, ऑफलाइन या ऑनलाइन? ऑफलाइन, क्योंकि एक तो वहाँ पे स्टूडेंट्स आपके सामने होते हैं, दूसरा जैसे हमको कुछ भी चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उनके फेस एक्सप्रेशंस को देख के समझ आ जाता है कि सबके ऊपर से जा रहा है या फिर समझ पा रहे हैं। तो फिर थोड़ा सा तरीका चेंज करना पड़ता है कि जो हो सकता है कि सबको ही नहीं समझ आ रहा, अगर क्लास के अंदर में 40-70% स्टूडेंट्स भी ऐसे हैं जिनका फेस एक्सप्रेशन देख के लग रहा है कि उनके सब कुछ ऊपर से जा रहा है, तो थोड़ा सा तरीका चेंज करना पड़ता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होता है, थोड़ा सा हंसी मजाक भी हो जाता है, जो कि लाइव क्लासेस में इतना नहीं हो पाता इंटरेक्शन स्टूडेंट्स के साथ में। तो उन स्टूडेंट्स को पढ़ाते टाइम ऑफलाइन में आपने क्या सीखा? क्योंकि एक अच्छा टीचर वही होता है अगर उसको कोई चैलेंजिंग स्टूडेंट मिलता है, क्योंकि अगर आपको चैलेंजिंग स्टूडेंट मिलेगा तो आपको वो चैलेंजेस देगा और वही चैलेंजेस आपके लिए लर्निंग होंगे। तो क्या आपने फील किया ऐसा कि ऑफलाइन में आपकी स्किल्स है वो एनहांस हुई हैं? ऑफलाइन से काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं एनहेंस, जैसे कोई भी मैंने उनको कोई भी क्वेश्चन दिया तो हर एक स्टूडेंट का अलग ही आंसर निकल के आता है। दूसरा चीज़, कभी कभी स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं, हो सकता है जहाँ पे हमारा माइंड ना गया हो, हमने कभी उस सिनेरियो के बारे में सोचा ही ना हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है स्टूडेंट्स से सीखने को मिलती हैं। सब इतने सारे स्टूडेंट हैं, अगर 4 क्लासेस भी हो रही तो 60 स्टूडेंट कितने हो गए। तो इतने सारे स्टूडेंट्स के बीच में जब हम काम करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें उनसे भी सीखने को मिलती हैं। आपकी टीचिंग स्टाइल जो है वो दूसरे टीचर्स से कैसे अलग है? आपको क्या लगता है कि आप उनसे अलग क्यों हो, कैसे हो? जी सर, मेरा मेन फोकस होता है बेसिक्स पे। तो बस वही एक चीज़ है जो कि अदर जो क्रिएटर्स हैं वो नहीं बताते हैं, अदर टीचर्स नहीं बताते हैं। काफ़ी सारे बड़े बड़े यूट्यूब पे क्रिएटर्स हैं जो कि ऊपर से सारी चीज़ें बताते हैं, बट कोई एक आध होंगे जो कि क्वेश्चन सॉल्व करवाते होंगे। जो थ्योरी है वो पढ़ाया और निकल गए। बस स्टूडेंट को क्या करना है, उसको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वही हम लोग नहीं करवाते हैं। तो मेरा मेन चीज़ यही है कि मैं क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करवाती हूँ, जिससे उन लोगों को बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, सिंटेक्स से वो लोग अवेयर हो जाते हैं। यही जो चीज़ है ये मुझे बाकी जो लोग हैं उनसे अलग बनाती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर जो सिंटैक्स होता है वो कितना इम्पोर्टेंस रखता है आपके अकॉर्डिंग? देखो, अगर हमें किसी भी लैंग्वेज का एक बार हमने सिंटेक्स सीख लिया ज़्यादा, अगर जैसे हम अभी सी लैंग्वेज सीख रहे हैं, फिर हम C++ पे गए, जावा पे गए, तो हर एक लैंग्वेज का जो सिंटेक्स है वो अलग मिलेगा। बट अगर हमने कोई भी एक लैंग्वेज सीरियसली हमने पढ़ा कि एक्चुअल में वो चीज़ काम कैसे कर रही है, उसके पीछे क्या रीज़न है, कब उसको यूज़ करना है, किस तरीके से यूज़ करना है, उसको यूज़ करने का मेन रीज़न क्या है, ये सारी चीज़ें एक बार हमने समझ ली तो आगे हम किसी भी लैंग्वेज को एडोप्ट करें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हमें इस उम्र में, जिस उम्र में अभी आप हो, उस उम्र में हमको नहीं पढ़ाना चाहिए, हमें थोड़ी और उम्र ले लेनी चाहिए। तो आपको किन चीज़ों ने मोटिवेट किया इतनी कम उम्र में पढ़ाने के लिए? थोड़ा सा एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस और आई थिंक नॉलेज भी मैटर करता है। प्राउडेस्ट मोमेंट क्या रहा है अभी तक लाइफ के अंदर? प्राउडेस्ट मोमेंट तो सबसे ज़्यादा यही था जब मेरे 10K फॉलोअर्स हुए थे, और जब लाइव सेशन रखते हैं, ज़्यादा स्टूडेंट कनेक्ट होते हैं, ज़्यादा वॉचिंग आती है, बस स्टूडेंट्स ही प्राउडेस्ट मोमेंट्स हैं। स्टूडेंट ही आपके लिए मोटिवेशन है। फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है और क्यों? सी लैंग्वेज है ऑब्वियसली, क्योंकि जो सी लैंग्वेज है उससे हमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाती हैं। उसके बाद हम कोई भी दूसरा लैंग्वेज चूज़ करते हैं तो हमें इशू आता ही नहीं है। अगर आपने एक बार सी लैंग्वेज सीख लिया, सीरियसली आपने पढ़ लिया उसको, पूरा बेसिक्स आपने वहीं से स्ट्रॉन्ग कर लिए सी लैंग्वेज को पढ़ के, तो उसके बाद हम कोई भी दूसरा लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं तो हमें किसी टीचर की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये मैं खुद का एक्सपीरियंस जो है शेयर कर रही हूँ कि मैंने सिर्फ सी लैंग्वेज ही था जो कि मैंने आपसे पढ़ा था। उसके बाद जो भी लैंग्वेज मैंने सीखी है वो मैंने खुद से सीखी है, किसी भी टीचर की रिक्वायरमेंट ही नहीं हुई, क्योंकि सी लैंग्वेज को इतना अच्छे से सीख लिया। आपकी रूटीन लाइफ कैसी रहती है? जैसे हैक्टिक रहती है या फिर नॉर्मल जैसे लोग रहती है वैसे रहती है? आप अपने पूरे दिन को किस तरीके से स्पेंड करते हैं? डेली तो इतना हेक्टिक नहीं रहता, मोस्टली तब रहती है जब ऑफलाइन सेशंस भी चलते हैं। तो एक तो इतना दूर जाना ऑफलाइन सेशंस लेने के लिए, फिर आना,
फिर वहाँ पे 4-5 घंटे खड़े रह के पढ़ाना, पूरे 5-5 घंटे बोलना, तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। फिर अगर लाइव सेशन भी है साथ में तो आके वो भी अटेंड करना, तो उस टाइम पे थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। फ्यूचर के लिए आपका जो इंस्टीट्यूट है वो क्या प्लानिंग लेके चल रहा है? आगे कौन कौन से कोर्सेज हैं जो कि आप लॉन्च कर सकते हैं? अभी काफ़ी सारे कोर्सेज तो हम ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं, बट इन फ्यूचर यूजीसी नेट हो गया, गेट हो गया, इसरो या DRDO या जितने भी गवर्नमेंट या टेक्निकल एग्ज़ाम्स है कंप्यूटर साइंस वाले, उनके जो कोर्सेज है वो भी हम लॉन्च करने वाले हैं बहुत जल्द। जो आजकल के यंग कोडर्स हैं उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? आज के जो स्टूडेंट्स हैं, सबसे पहला चीज़ तो वो बुक रीडिंग नहीं करते हैं, तो एक तो बुक रीड करना स्टार्ट करना चाहिए। दूसरा चीज़ ये कि वो ड्राई रन नहीं करते हैं, और हम ड्राई रन नहीं करते इसी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो गिव अप भी कर देते हैं। तो ड्राई रन करके जो है हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करो। जैसे ट्यूटोरियल भी अगर वो लोग देख रहे हैं तो सीधा फ़ोन उठाया, ट्यूटोरियल ओपन किया और ऐसे देख लिया, बस काम ख़त्म। तो क्वेश्चंस को लेके बैठो और जो क्वेश्चंस हैं उनको ड्राई रन कर करके फिर सॉल्व करो, तो फिर काफ़ी सारी चीज़ें जो है अपने आप भी माइंड में आनी स्टार्ट हो जाती हैं जब हम किसी प्रॉब्लम को और डीपली जाके उसमें सोचते हैं। तो बीइंग ए टीचर मैंने भी ये फील किया है कि आज का स्टूडेंट रियल में बुक से दूर होता जा रहा है। उसका सबसे बड़ा रीज़न जो मुझे लगता है कि यूट्यूब है, जिस पे स्टूडेंट्स ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं बुक से ज़्यादा। लेकिन यूट्यूब पर हर तरीके का टीचर मिलेगा। स्टूडेंट ये किस तरीके से आइडेंटिफाई करे कि कौन सा यूट्यूबर है वो अच्छा कंटेंट दे रहा है, कौन सा यूट्यूबर है जो कि ख़राब कंटेंट दे रहा है? क्योंकि स्टूडेंट में वो समझ नहीं है कि वो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करे कि कौन सा यूट्यूबर है जिसका कंटेंट ज़्यादा अच्छा है। तो उसके लिए कोई सजेशन कि वो कैसे इन चीज़ों को पता करे? देखो, मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रेफरेंस देते हैं शॉर्ट्स को। जैसे कि मैंने पॉइंटर वाला टॉपिक पढ़ाया, मैंने उसमें 5 घंटे के लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड किए हुए। बट कोई स्टूडेंट को अगर एक 5 मिनट का वीडियो मिलेगा कि वो उसमें पूरा पॉइंटर पढ़ा रहा है कोई, तो वो उसको देखना ज़्यादा पसंद करेगा। वो सोचेगा ही नहीं यहाँ तक कि क्या वहाँ 5 घंटे के अंदर में क्या ऐसा पढ़ाया है जो मैंने सिर्फ 5 मिनट पे पढ़ लिया, तो इतना सारा कंटेंट मैंने क्या ऐसा छोड़ दिया। तो जितना हो सके जो है शॉर्ट्स के ऊपर ना भागें, जो लार्ज जो हमारे लेक्चर्स हैं वो अटेंड करें कंप्लीट, और हर एक टॉपिक को डीपली पढ़ना है, कंप्लीट पढ़ना है। इसका मतलब स्टूडेंट्स का जो पेशेंस लेवल है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है। इसके पीछे क्या रीज़न मानते हैं आप, क्या है? यही है कि आज के स्टूडेंट जो है या हर कोई जो है सिर्फ मोबाइल्स के पीछे है। तो इतना किसी के पास ऐसा लगता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है इतना ज़्यादा पढ़ने का, क्योंकि हर कोई रील्स में चाहे 5 घंटे निकल जाए, बट अगर हम वहीं पर एक 5 घंटे का लेक्चर अटेंड करना हो तो हमें लगता है तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा हमारे लिए। मतलब रील्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं स्टूडेंट्स का जो पेशेंस लेवल है उसको बहुत ज़्यादा ख़त्म कर दिया है इन्होंने। आज के टाइम पर स्टूडेंट्स चैट जीपीटी को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट्स को चैट जीपीटी यूज़ करना चाहिए? सबसे पहला चीज़ तो स्टूडेंट्स काफ़ी ऐसे भी आते हैं, जैसे मैंने कोई भी वीडियो अपलोड किया तो वहाँ कमेंट कर देते हैं कि ये सारी चीज़ें तो बहुत पुरानी हो चुकी हैं, ये सारे काम तो चैट जीपीटी कर देता है। तो ये तो एक बहुत ज़्यादा गंदी आदत लग चुकी है स्टूडेंट्स को। अगर आप इनिशियल स्टेज में ही चैट जीपीटी को यूज़ कर रहे हो, उसी से अपना जो कोड है वो आप लिखवा रहे हो, तो वो आपके लिए ऑब्वियसली डिज़ास्टर है। अगर आपको उसको सही तरीके से यूज़ करना है तो आप उससे कोई क्वेश्चन पूछो। अगर आप उसका आउटपुट भी उसी से प्रिडिक्ट करवा रहे हो तो उसका एक्सप्लेनेशन भी पूछो उससे, वो आपको एक्सप्लेन करके देगा। फिर उसी से रिलेटेड आप उससे क्वेश्चंस पूछो कि मुझे ऐसे ही और क्वेश्चंस बना के दो, तब वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। अगर मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूं तो ऐसे ही मैंने एक ऑफलाइन सेशन के अंदर में, मैं किसी कॉलेज के अंदर में गई थी, तो मैंने उनके इंस्टाग्राम पे देखा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं बैठे हुए हैं ऐसे राउंड में हैकेथॉन वगैरह के अंदर में, और प्राइजेस भी जीत रहे हैं, इतने सीरियस तरीके से लगे हुए हैं। जैसा कि आजकल अगर हम देखें इंस्टा पे, हम देख रहे हैं कि यार कितने ज़्यादा पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, कितने सीरियस हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। तो मैंने जाके उनसे पूछा कि ये कौन से स्टूडेंट्स हैं जो इतना ज़्यादा सीरियस हैं और हैकेथॉन में प्राइजेस भी जो है जीत रहे हैं। तो कहा हम ही लोग तो हैं। तो मैंने सोचा एक बार को कि इन लोगों को तो थोड़े से, अगर मैं एक नॉर्मल सा क्वेश्चन भी अगर मैं इन लोगों से पूछूं तो इनको तो उसी का आंसर नहीं पता। तो मैंने पूछा कैसे कर रहे हो ये सब? चैट जीपीटी है हमारे पास। तो अगर चैट जीपीटी को आप यूज़ कर रहे हो
तो वो आपको एक थोड़ा सा फेक कॉन्फिडेंस दे सकता है, बट एक रियल कॉन्फिडेंस स्टूडेंट्स को तभी आएगा जब वो खुद से उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो खुद से प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करेंगे। वो चैट जीपीटी से प्रोजेक्ट्स तो निकलवा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जो कोड लिखा जा रहा है, जो मॉड्यूल्स बन रहे हैं, उनको उसके बारे में नहीं पता है कि क्या चल क्या रहा है यहाँ पे। अगर उसी प्रोजेक्ट को उठा के उनसे पूछ लिया जाए कि इसमें ये कैसे काम कर रहा है, तो उनको नहीं आता, मतलब मॉड्यूल्स के बारे में वो नहीं बता पाएंगे इतना। क्या कभी कोई ऐसा कोडिंग बग आया है जिसने आपको बहुत परेशान किया हो, रुला दिया हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, बट हाँ, जब हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं सीखना, वहाँ पे सिंटेक्स एरर्स कुछ ज़्यादा ही आते हैं, तो काफ़ी स्टूडेंट्स हो सकता है उस फेज़ में आके गिव अप भी कर दें, जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ होता भी है ऑब्वियसली। तो बस वही होते हैं, बाकी तो धीरे धीरे सीख जाते हैं। और अगर हम कभी किसी प्रॉब्लम पे स्टक हो भी जाते हैं तो उसका एक ही सॉल्यूशन है कि उसको अभी के लिए वहीं पे छोड़ दो जैसा वो है, क्योंकि कभी कभी हमारा माइंड जो है उस चीज़ में ज़्यादा ही पजल हो जाता है। तो थोड़े टाइम बाद वापस आओ उसी प्रॉब्लम पे, फिर देखो, फिर वो अच्छे से सॉल्व हो जाता है। तो हमें बस फंसे नहीं रहना है उसमें। ये छोटे बाल रखने का क्या राज है? कुछ राज नहीं है ऐसा, तो बस थोड़ा सा इजीली हैंडल हो जाते हैं। बाकी बड़े बालों की थोड़ी सी केयर ज़्यादा ही मुश्किल हो जाती है। मुझे तो ये भी बहुत ज़्यादा हेक्टिक लगते हैं कभी कभी। आप कॉलेज में अपनी एज के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं या आपसे बड़ी एज के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, तो क्या कभी कोई प्रपोजल मिला है किसी स्टूडेंट का, या कुछ कमेंट मिले हो आपको? फेस टू फेस तो ऐसा कभी नहीं हुआ है, बट जैसे लाइव सेशंस में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आ जाते हैं ऐसे, तो एक तो स्टूडेंट्स ही कह देते हैं भाई पढ़ने दो, क्या फालतू बीच में क्या बकवास कर रहे हो। कमेंट्स भी आ जाते हैं रील्स पे या ऐसे। तो लाइव सेशंस में आते हैं तो पहले थोड़ा सा हेजिटेशन होता, मुझे हंसी आ जाती है एकदम से, बट अभी थोड़ा सा मैं हैंडल करना सीख गई हूँ, इग्नोर करना, तो आते हैं। चलिए, तो कुछ रैंडम क्वेश्चंस पूछ लेते हैं प्रिशु के बचपन की बातें, क्योंकि सभी का एक बचपन होता है, छुपा हुआ बचपन, और उस बचपन में शैतानियाँ भी की हुई होती हैं। तो उसी तरह के कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। तो प्रिशु, कभी स्कूल में ऐसा हुआ है कि आप नोटबुक घर छोड़ कर आ गए हों, या फिर होमवर्क नहीं किया हो, तो उस टाइम पर क्या बहाना करते थे आप? किस तरीके से टीचर को आप बेवकूफ़ बनाते थे? होमवर्क वैसे तो मोस्टली कंप्लीट रखते थे, क्योंकि पेरेंट्स एक तो इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे कि कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। बट हाँ, एक बार ऐसा हुआ था, 5th क्लास में हुआ था ऐसा। मैथ्स वाले टीचर स्ट्रिक्ट थे, पता नहीं कैसे हुआ वो, तो शायद मेरी नोटबुक एक्चुअल में गुम हो गई थी। तो उसके बाद जब भी वो पूछते तो कि घर रह गई। सेशन एंड होने को आया, तब तक नोटबुक नहीं बनाई दूसरी। फिर दिवाली की छुट्टियां हुई तो एक किसी की नोटबुक लेके फिर दिवाली की छुट्टी में बैठ के पूरा नोटबुक कंप्लीट किया। तो उस टाइम पे थोड़ा सा याद आता है कि ऐसा हुआ। क्या कभी बचपन में भाई बहनों के बीच में रिमोट कंट्रोल को लेके झगड़ा हुआ है? टीवी के रिमोट को लेके? रिमोट ज़्यादातर अगर चारों बहन भाई बैठ के देख रहे हैं तो वो एक्सेस भाई के पास ही रहता था। वो वैसे तो सबसे छोटा था, तो बट स्ट्रॉन्ग इतना था कि तो भाई तू ही रख ले इसको, तो इतना पिटने की हिम्मत नहीं है। स्कूल में कभी किसी का टिफिन चुरा के खाया है? नहीं। हमारे नॉर्थ इंडिया के घरों में अक्सर मम्मियाँ धमकी देती हैं कि आने दे तेरे बाप को, ठीक है? क्या कभी ये सीन क्रिएट हुआ है? हाँ, मोस्टली जब भी शैतानी करते या चारों बहन भाई लड़ने झगड़ने लग जाते तो चुप करवाने के लिए। मतलब ये फेवरेट डायलॉग है घर पे मम्मियों का, तेरे बाप को आने दे। ये तो फिक्स ही है। बचपन में कभी ऐसा फील हुआ है कि ये टैलेंट मुझ में है और मैं इसको आगे तक लेके जाऊँ? ड्राइंग को लेके हुआ था, और थोड़ा राइटिंग भी अच्छी थी, इन चीज़ों को लेके। बाकी तो ऐसा तो कुछ स्पेशल ट्राई नहीं किया कभी। क्या कभी फ्रेंड्स के साथ या फिर कभी भी भाई बहन के बीच में कभी कोई झगड़ा हुआ तो ऐसे झूठी मम्मी कसम पापा कसम खाई है? झूठी तो नहीं खाई। मानते हो कसमें? हाँ, जैसे ऐसा खाई हुई है कि गॉड की खाई हो, या फिर ऐसे भी करते थे। पेड़ वगैरह की भी चलती थी पहले छोटे बचपन में, तो मम्मी वगैरह की तो नहीं, एक दूसरे की खा लेते कि तेरी कसम। तो वो झूठी हो सकती है, मम्मी पापा की नहीं। पेड़ पौधे खूब मारे हैं तुमने झूठी कसम का। ठीक है। कितने सुपरस्टिशियस हो? क्या किसी सुपरस्टिशन को मानते हो? थोड़ा सा नज़र लगना इसको मानते हैं कि ज़्यादा शो ऑफ करते हैं तो लोगों की नज़र लगी जाती है। कोई अच्छा नहीं सोचता तो बुरा ज़रूर सोच लेते हैं लोग, देख के नज़र लगाना।
तो मैं मेरी मम्मी को भी काफ़ी बार मना करती हूँ कि मत बताया करो किसी को और ऐसे, तो इस चीज़ को थोड़ा सा मानते हैं। जैसे बिल्ली रास्ता काट गई, इस तरह की चीज़ों को नहीं मानते। ठीक है। कभी घर पे ये सुनने को मिला है, शर्मा जी का लड़का ने ये कर दिया, उसको देखो, और वो फलाने की बेटी ने ये कर दिया, कुछ इस तरह के अचीवमेंट्स पे कुछ ऐसे सुनने को मिला हो, ताने सुनने को मिले हो? वैसे तो लगता नहीं, क्योंकि छोटी उम्र में आपने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया, लेकिन फिर भी नहीं, जैसे कोई भी अगर आस पड़ोस में किसी की कोई जॉब लग गई, कोई अच्छी पोस्ट पे कहीं चला गया, तो फिर ताने आने तय है। अगर खुद ने कुछ किया नहीं किया, कोई गलती की, वो कोई मैटर नहीं करता, कोई लग गया तो वो ताने आप ही पे आएंगे कि वो लग गया, तुम लोग क्या करते हो, ऐसे। लोग क्या सोचेंगे, इसका कितना फर्क पड़ता है आप पे? आप कितना सोचते हो, लोगों की कितना परवाह करते हो? थोड़ा बहुत जो आसपास के होते हैं, जो रिलेटिव होते हैं, उनके बारे में थोड़ा बहुत, बाकी दुनिया क्या सोचती है उसके बारे में फ़र्क नहीं पड़ता। कभी ऐसा हुआ है कि आप रेस्टोरेंट में कोई डिश डिसाइड करके गए हो कि मुझे वही खानी है, लेकिन आप जैसे ही रेस्टोरेंट में गए और वहाँ पर आपने देखा कि वेटर किसी को कुछ और डिशेस सर्व कर रहा है और आपका मूड बदल गया हो कि नहीं, मुझे तो अब यही खानी है? हाँ, कभी कभी होता है, बट बाय चांस ऐसा होता है कि वो डिश ऐसी होती है जिसका नाम ही नहीं पता होता तो वो प्लान कैंसिल हो जाता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि बुआ और मामा आए हों और जाते टाइम आप भाई बहनों को 10-20 रुपए दे के गए हों और किसी एक को देना भूल गए हों, तो क्या अभी झगड़ा हुआ कभी आपस में आप लोगों के बीच में? नहीं, या तो वो सबको देते या फिर किसी को नहीं देते, या फिर मम्मी को दे देते कि चारों के ये पैसे हैं, या फिर अगर किसी को एक स्पेशल को दे दी, जैसे जो मिडिल फैमिलीज होती हैं उनमें लड़के को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, तो अगर उसको दे दी तो फिर मम्मी रख लेती हैं। तो इस तरीके से तो झगड़ा नहीं होना चाहिए, वरना माँ युद्ध हो जाता है। क्या कभी आप भी ये गलतियाँ करते हैं कि नॉर्मल लोग टूथपेस्ट को कोलगेट बोल देते हैं, फिर चाहे वो कोई भी पेस्ट यूज़ कर रहे हो, या फिर कोल्ड ड्रिंक को पेप्सी बोल देते हैं, तो क्या आपने भी ये चीज़ें फील करी हैं या आपने गलतियाँ करी हैं? बिल्कुल की है। और एक दूसरा कि पेमेंट करना होता है तो कहते हैं स्कैनर दे दो, जबकि वो QR कोड होता है, स्कैनर तो हमारे हाथ में होता है। हाँ, तो ऐसी मिस्टेक्स करते हैं हम इंडियंस। अब एक रैपिड फायर राउंड खेल लेते हैं, मनी और हैप्पीनेस? हैप्पीनेस, मनी दोनों इम्पोर्टेंट है। फिर भी मनी या हैप्पीनेस में कौन सा, किसको आप ज़्यादा प्रायोरिटी में रखेंगे? हैप्पीनेस। ठीक है। समर और विंटर? विंटर। सॉल्टी और स्वीट? स्वीट पसंद है। कोई भी जब नई वेब सीरीज आती है तो उसको एपिसोड बाय एपिसोड देखते हैं, जैसे आज एक देख लिया, कल फिर दूसरा देख लिया, या फिर एक ही नाइट में आप उसको सल्टाना पसंद करते हैं? एक ही नाइट में, फिर वो अगला जो सीजन है वो आने तक का भी वेट नहीं होता, लगता है कि यार एक दोनों सारे सीजन एक साथ ही आ जाते, कंप्लीट ही देख लेते। बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप वेब सीरीज देख रहे हो और उसको आपने बीच में छोड़ दिया तो छूट ही जाती है, फिर वो रह ही जाती है जब आप किसी टाइट शेड्यूल में रहते हैं तो उस टाइम पर। ठीक है, बिजी शेड्यूल में रहता है ऐसा। आप इंट्रोवर्ट हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं? इंट्रोवर्ट। मतलब ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते लोगों से? तो ऐसा लगता है कि सामने वाला एक कुछ बोलने में क्या ही बोलूँ, मैं तो इसी सोच में बैठी रहती हूँ कि क्या बोलूँ, बट इतना भी नहीं कि जहाँ बोलना हो वहाँ चुपचाप बैठे रहें, बस थोड़ा सा कम बात करना पसंद है। रात में घर रहना पसंद है या बाहर कहीं घूमना पसंद है? डिपेंड करता है, अगर कोई स्पेशल मोमेंट हो, अगर कोई ऐसा प्लान बन जाता है कि सब बाहर घूमने जा रहे हैं तो अच्छा भी लगता है नाइट में, और मौसम भी अच्छा होना चाहिए। डेली का तो ऐसा नहीं होता है। एक्सपेंसिव गिफ्ट महंगे हैं या फिर होममेड जो गिफ्ट होते हैं वो ज़्यादा पसंद है आपको? दोनों, जैसा मिल जाए वही बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ये चांस मिले कि आपको पास्ट में जाना है या फ्यूचर में जाना है, तो आप किस में जाना पसंद करेंगे, पास्ट में या फ्यूचर में? फ्यूचर में, क्या आगे देखो क्या होने वाला है, पास्ट तो गया। अच्छा, आप ज़्यादा सोचने में बिलीव करते हैं या फिर करने में बिलीव करते हैं? कंडीशन पे डिपेंड करता है, कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि सोचना पड़ता है क्या करें क्या नहीं, और कभी कभी सोचने का टाइम नहीं होता, जस्ट करना ही पड़ता है। दुनियादारी समझते हो या किताबें? दोनों। दुनियादारी समझने में खुद को कितने मार्क्स दोगे आउट ऑफ 10? आई थिंक 6। ठीक है।
उम्र के हिसाब से ठीक है। अच्छा, गलतियों से सीखते हो या दूसरों की गलतियां देख के सीखते हो? खुद की गलतियों से भी और दूसरों की गलतियों से भी, क्योंकि अगर खुद ही गलती कर कर के सीखते रहेंगे तो पूरी ज़िंदगी भर गलतियां ही करते रहेंगे, तो इतना टाइम नहीं है ना, तो दूसरों की गलतियों से सीखो। अब खुद की गलतियों से सीखने के लिए तो फिर उम्र भी कम बढ़ जाएगी। लेट उठना पसंद है या फिर सुबह टाइम पर उठना पसंद है? लेट उठना। क्या लिमिट है, कब तक उठ जाते हो, कितना सो सकते हो आप? 9-10 बजे तक, कभी कुछ ज़्यादा ही हो जाए तो 11, बाकी 9 बजे उठना ज़्यादा ठीक लगता है। तो आज के इस पॉडकास्ट को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप कि आप लोगों को मज़ा आया होगा और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में फिर किसी एक नए मेहमान के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।